हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च 2022 में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर 10 जनवरी से न्यू बैच लॉन्च हो जाएगा। यानी कि 10 जनवरी से आप सभी के एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर मार्च एग्जाम के लिए आप पैड बैच कब लेकर आएंगे। तो जिनका मार्च में एग्जाम है उनके लिए भी पैड बैच आ चुका है। ये बैच आपका 10 जनवरी को एक्टिव हो जाएगा। मीन्स 10 जनवरी से यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस बैच में कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ पर जिन बच्चों ने अपना फॉर्म, ठीक है, जिन बच्चों ने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म जनवरी में भरा, यानी कि अगर आपने अपना फॉर्म 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, अगर आपने अपना फॉर्म 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप अभी आगे करने वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आपका एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम मार्च में होगा। ठीक है, आपका एग्जाम मार्च 2022 में होगा। ध्यान से समझो, अगर 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में फॉर्म को भर दिया तो एग्जाम मार्च 2022 में होगा और आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपके क्लास होंगे वो 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। 16 जनवरी से क्लास आपके लाइव होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्लास आपको मिलेंगे वो आपके लाइव क्लास होंगे। इसका जो समय रहेगा वो मॉर्निंग में 7 AM रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो लाइव क्लास आपके होंगे वो सुबह 7 बजे रखे जाएंगे। और इस बैच की कंप्लीट जानकारी, इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये 10 जनवरी को जब हम बैच लॉन्च करेंगे उस वीडियो में, उस क्लास में आपको प्रॉपर बताएंगे कि इस बैच में क्या स्पेशल होगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी बस केवल इतना समझना है कि 10 जनवरी को आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ये बैच हमें कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं? तो आप सभी को ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया हो। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। वहीं पर आपको एडमिशन लेना है इस बैच में। ठीक है, और इस बैच का जो प्राइस होने वाला है वो 599 है, यानी कि 599 रुपए का ये बैच है। बट ये बैच अभी आपको 200 डिस्काउंट के साथ में ओनली 399 में मिलेगा। यानी कि बैच हमारा 399 रुपए में ही आप एनरोल कर सकते हैं, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और डिस्काउंट हमने आप सभी के लिए रखा है, उसको ध्यान से सुनना है। अगर आप इस बैच में 10 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी, ठीक है, तक, 11 जनवरी रात 11 बजे तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपीज आपके और माइनस हो जाएंगे। मीन्स ये बैच केवल और केवल 299 रुपए में ही आपको मिल सकता है। लेकिन मिलेगा कब? अगर आप 10 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में, ठीक है, 10 जनवरी से 11 जनवरी तक रात 11 बजे तक आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये बैच सीधे आपको 299 रुपए में ही मिल जाएगा। कोई डिस्काउंट यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बैच में जाएंगे सीधे वहां पर 299 ही रुपए आपको दिखाई देगा। बट 11 बजे के बाद ये बैच का जो प्राइस है वो 399 हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको इस बैच की आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, जिनका एग्जाम मार्च 2022 में होने वाला है, जो ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच में एडमिशन लेना ना भूलें। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप समझ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे यहाँ पर बैच आपको परचेज करना है, लेना है। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं 9452299436 और 6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखो यहाँ पर सवाल आपसे क्या किया गया है,
पूछा है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। IMEI नंबर देखने के लिए आप किस कोड का इस्तेमाल करते हैं। IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यहां पर हो जाएगा C *#06# कोड हमें इस्तेमाल करना होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, *#06#। ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप लोग बताएंगे ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही आता है। ATM और डेबिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है, अब ये CVV नंबर आपका जो ATM कार्ड है उसके पीछे मिलेगा। जब आप उसको देखेंगे पीछे तो वहां पर CVV नंबर आपको मिलेगा। और इस CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। कितनी डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। 3 डिजिट का होता है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 3 अंक का होता है। लेकिन एक सवाल यहां से और बन जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कई बार पूछते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो नंबर होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो CVV नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, तब आंसर बनेगा 4 डिजिट का होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकांश पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या है, ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम क्या है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता क्या है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट का आपने नाम सुना होगा, पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। सेम वैसे ही आपका यहाँ इम्प्रेस भी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। डिफरेंस कितना है, पावर पॉइंट आपका MS ऑफिस का है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, और इम्प्रेस आपका लिब्रे ऑफिस का है, बस इतना सा डिफरेंस है, फर्क है। तो अभी यहाँ पर ये बताना है जूम हम कितना कम से कम कर सकते हैं, तो आंसर इज 5%। कम से कम आप 5% कर सकते हो, यानी कि जूम अगर हमें कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है तो 5%, और अगर आपको बढ़ा देना है मैक्सिमम जूम कितना कर पाओगे यहाँ पर 3000%। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, 3000% तक जूम आप बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग बताएंगे लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस सूट है उसमें प्रेजेंटेशन क्या है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन, क्या आपका राइटर है, क्या आपका इम्प्रेस है, क्या आपका कैल्क है, डाटाबेस है, या कुछ और है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब करना है। 3 ऑप्शन है, कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इम्प्रेस, अभी तो हमने आपको बताया कि इम्प्रेस क्या होता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, जैसे MS ऑफिस में पावर पॉइंट है वैसे ही यहाँ पर इम्प्रेस है, ठीक है। अगर बात करते हैं राइटर की, कभी राइटर आपसे पूछ लें कि लिब्रे ऑफिस में राइटर क्या है, तो आप बोलोगे सर राइटर तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड है वैसे ही यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो राइटर क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया। इम्प्रेस क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर बचा है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो कैल्क क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कैल्क तो स्प्रेडशीट होगा, यानी कि ये हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे MS ऑफिस में एक्सेल है आपका, सेम एक्सेल की तरह ही यहाँ कैल्क हमारा एक एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। अब यहां एक ऐसी एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। .odt, ODS, ODP, RTF, आप लोग बताएंगे कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। आंसर बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखो RTF, RTF एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं ODT की, तो किसकी है, लिब्रे ऑफिस राइटर की है। नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है, .odt, ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। ODS
ये आपकी किसकी है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की है। और ODP ये आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की है। तो ये तो लिब्रे ऑफिस की है, बट RTF ये किसकी है? तो इसको भी नोट कर लेना, ये आपकी वर्ड पैड की है। वर्ड पैड की एक्सटेंशन है। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है रिच टेक्स्ट फाइल। ये है आपके वर्ड पैड की एक्सटेंशन। ODP का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ODS का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और ODT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये सभी आपको जो एक्सटेंशन है वो पता होनी चाहिए। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो आप लोग जल्दी से जवाब करिएगा, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज सभी को क्लास को शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं उन सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे जब भी हमारी कोई नई क्लास हो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। बहुत सारे बच्चे मिनी पर चले जाते हैं, बट सबसे छोटा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। देखो, अगर हम साइज के आधार पर कंप्यूटर की बात करते हैं, साइज के आधार पर बात करें तो सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है साइज के आधार पर। ठीक है, माइक्रो से बड़ा कौन सा होगा? फिर आपका मिनी कंप्यूटर होगा। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इससे बड़ा फिर क्या होगा? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। और इसके बाद में जो आप बात करते हैं वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसके बाद में सुपर कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसके बाद में मिनी कंप्यूटर, जिसको एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है एज ए सर्वर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। अगर बात करते हैं भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000। परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे किसने डेवलप किया था? CDEC ने बनाया था। CDEC ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC का फुल फॉर्म होता है। तो इस संस्था ने परम सीरीज के कंप्यूटर डेवलप किए हैं, जिसमें सबसे पहला परम 8000 कंप्यूटर डेवलप किया गया। फिर परम 8600 आया, परम 10000 आया। बहुत सारे परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर आए हैं। लेकिन अगर ये पूछें, और अक्सर यही पूछते हैं कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा परम 8000। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है? उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? कई बार एग्जाम में यही सवाल सेम ऐसे ही पूछते हैं। तो देखो, उमंग एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। तो यहाँ न्यू एज हो जाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ एन का मतलब न्यू एज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। 500 रुपीज के नोट का साइज कितना होता है? आपको बताना है इसका डायमेंशन। जो आपका 500 रुपीज के नोट होता है ना, उसका साइज बताना है। क्या होगा इसका साइज? जल्दी से जवाब करेंगे आप सभी बच्चे, क्या होगा इसका साइज? बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 66x150 mm²। ये डायमेंशन होता है 500 रुपीज के नोट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और आप सभी बच्चों को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है। मोबाइल एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर हमने एक PDF डाल दिया है। एक PDF डाल दिया है, ये फ्री PDF है। ठीक है, ये पैड नहीं है, फ्री PDF है। और ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? जितने भी हमने जो भी हमारे मोबाइल जो भी करेंसी हैं, करेंसी के साइज एंड कलर हैं, वो सारे के सारे इस PDF में आपको मिल जाएंगे। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन में जाना है, स्टडी मटेरियल में आपको जाना है। स्टडी मटेरियल में आपको जाना है, यहाँ पर आपको खोज लेना है। ये PDF आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आंसर बताएंगे आप सभी बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बताइएगा। जवाब करेंगे आप सभी,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस पूछा है, अंतिम सेल का एड्रेस पूछा है। देखो लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर क्या होता है, कॉलम ऐसे करके कॉलम होते हैं, है ना, ऐसे कॉलम होते हैं और ऐसे करके क्या होते हैं आपके रो होते हैं। जरा ध्यान से समझो, ऐसे कॉलम होंगे और ऐसे करके आपके रो होंगे। तो ये तो हमारा कॉलम हो गया, कॉलम को हम ए वी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉलम को हमेशा ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो आपका रो होता है उसे 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम एंड रो का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो बॉक्स बन गया है, इस बॉक्स को सेल के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस भी होता है, अपना एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। जैसे जहां पर मैंने यहां टिक किया इस सेल पर, अगर हम आपसे पूछें इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर देखो कॉलम कौन सा है, वी है आपका, रो कौन सा है, 5 है, तो इस सेल का एड्रेस बन जाएगा V5। इसी प्रकार से एवरी सेल का अपना क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है कि अंतिम सेल पर, अंतिम सेल का एड्रेस बताओ। जैसा मैंने कहा हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो आपने कहा सर 1024 होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, 1024 होते हैं। तो पहले कॉलम का नाम क्या है, ए, दूसरे का वी, तीसरे का सी, तो अंतिम कॉलम का भी तो कोई नाम होगा। तो आपने बोला सर मुझे पता है AMJ होता है, क्या होता है, AMJ होता है। तो अंतिम कॉलम का नाम मुझे पता चल गया, यानी कि हम जो सेल का जो एड्रेस हमेशा बनता है वो कॉलम लेटर से बनता है और रो नंबर से बनता है। तो कॉलम लेटर की जानकारी हमारे पास आ चुकी है कि भाई कॉलम तो हमारा AMJ होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो रो कौन सा होगा, अब लास्ट वाले रो पे जाना है क्योंकि अंतिम सेल का एड्रेस पूछा है। तो अंतिम रो जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपको पता है रो जो आपकी होती है वो 10,48,576 होती हैं। तो 10,48,576 ये हमारी अंतिम रो होगी, ये भी आपको पता चल गया। तो अंतिम कॉलम और अंतिम रो से जो सेल का रेफरेंस बनेगा वही तो हमारा अंतिम सेल होगा। तो आप लिख सकते हैं AMJ 10,48,576, ये नंबर आप लिख सकते हैं और यही हमारा अंतिम क्या होगा, सेल का एड्रेस बनेगा। तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि आप लोग ये बता दो पहली सेल का एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट सेल का एड्रेस। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये रहा, यहां पर हमें दिख रहा है दूर से, है ना, A1 हो जाएगा। तो A1 हमारा ये पहली सेल का एड्रेस है और AMJ 10,48,576 ये अंतिम सेल का एड्रेस है, ये ध्यान रखना है। बट अगर हमसे कभी सेल रेफरेंस ना पूछें, सेल एड्रेस ना पूछें, यही पूछें कि अंतिम कॉलम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक AMJ ये अंतिम कॉलम है, ठीक है। अंतिम रो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 10,48,576 भी यही तो हमारी अंतिम रो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है फेसबुक आईडी बनाने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए, मीन्स कम से कम फेसबुक आईडी बनाने के लिए, फेसबुक आईडी क्रिएट करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब भेजेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 13 ईयर्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, न्यूनतम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 13 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप एक ट्वीट में लिख सकते हैं। जब किसी को ट्वीट आप भेजते हैं तो कितने मैक्सिमम कैरेक्टर हम वहां पर लिख सकते हैं, बताओ। 200 होगा, 180 होगा, 280 होगा या 350 होगा। तो यहां पर जवाब हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। 280 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम की। अगर हम बात करें कहां पर लिख सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। एक सवाल और यहां पर आता है कि ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं, तो ट्विटर को हम क्या बोलते हैं, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम भी इसे दिया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल और यहां से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ट्विटर में लोगो किसका होता है, तो लोगो में एक चिड़िया होती है, एक बर्ड होती है, और उस पक्षी का नाम क्या है, उस पक्षी का नाम है लैरी बर्ड। उस पक्षी का नाम लैरी बर्ड है
ठीक है, ये ट्विटर का लोगो होता है, क्योंकि ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आपके देखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ओटीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, है ना, वन टाइम पासवर्ड हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। एवीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस? एबीआरएस का पूरा नाम आप लोग बताएंगे, क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? एबीआरएस का मतलब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। यहां पर सही जवाब क्या होगा? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, मैक्सिमम की बात यहाँ पर की जा रही है, अधिकतम की बात की जा रही है, तो आप बोलेंगे सर 3000%। अभी हमने आपको बताया था शायद 3000% होता है मैक्सिमम, और मिनिमम 5% होता है। आपको बताना है पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएमएसबीवाई का पूरा नाम आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बाकी आप सभी को बता दें, आपको रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो मॉक प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ये कहाँ से आप लोग कर सकते हैं? तो इसके लिए आप CCCbyFashi.com पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं, और प्रीमियम टेस्ट भी वहाँ से आप लोग दे सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली 29 रुपीज़ है। तो 29 रुपए में आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वहां से भी अपनी मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको करते रहना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को करना है। जितने भी वेबसाइट पर दिए गए हैं बहुत सारे करना है, एप्लीकेशन पर दिए गए हैं बहुत सारे आपको कंप्लीट करना है। पीएमएसबीवाई का मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी बच्चे बताएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये फुल फॉर्म होता है पीएमएसबीवाई का। अभी सवाल ये हो रहा है कि आईएमईआई नंबर कितने डिजिट का होता है? आईएमईआई नंबर कितने डिजिट का होता है? क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का, 15 अंकों का एक आईएमईआई नंबर होता है। कौन सा पहला नेटवर्क है? फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? आंसर इज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क आपका कौन सा बना? ARPANET, जिसे यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया था। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज आईसीटी, बताइएगा। आईसीटी की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, क्या होगा यहाँ पे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिलीट मेल कहां पर स्टोर होते हैं? अगर आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट होने के बाद वो मेल आपका कहां स्टोर हो जाएगा? सिंपल सा है, ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा, है ना। ट्रैश फोल्डर में वो आपका मेल चला जाएगा, और वहां से अगर आप चाहें तो उसे रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी कहाँ जाती है? वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है। वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है, और अगर आप चाहें तो रिसाइकल बिन से फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप ईमेल कोई डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश मेल में चला जाता है, जहां से भी आप फाइल को रिकवर कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया, निम्न में से कौन सा ऐप, यानी कि कौन सा ऐप है जो आईआरसीटीसी ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते ही है निश्चित रूप से। 20 में कौन सा होगा आपका जवाब? ऑप्शन नंबर बी होगा, रेल कनेक्ट एप्लीकेशन, रेल कनेक्ट ऐप। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। वन निवल किसके बराबर होता है? एक निवल किसके बराबर होता है? आंसर करें आप सभी, वन निवल किसके बराबर होता है? तो एक निवल में 4 बिट होते हैं, एक निवल 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 4 बिट।
रूलर के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, बताओ। रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट, यहां पर आर, कंट्रोल शिफ्ट और आर का इस्तेमाल होता है रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और वी। कंट्रोल शिफ्ट और वी से हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है? स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है? विदेश में पैसा भेजने के लिए, स्वदेश में किसी खाते में पैसा भेजने के लिए, खाता ओपन कराने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कब होता है? तो आंसर हो जाएगा विदेश में पैसा भेजने के लिए हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या विदेश से पैसा मंगाने के लिए, ठीक है, हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी अगर आप स्वदेश में यानी कि अपने देश में किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पर केवल आपको आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं या विदेश से पैसा मंगा रहे हैं तो हमें स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट कहां पर प्रयोग होते हैं? इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट कहां पर इस्तेमाल होते हैं, बताओ। 25 में क्या होगा? तो किसी निजी संगठन के लिए इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट इस्तेमाल होते हैं, किसी निजी संगठन के लिए। यहां पर बताना है निम्न में से कौन सा केवल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? कौन सा केवल हाई स्पीड इंटरनेट पर कार्य करता है? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या नन ऑफ दीज, बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। लिब्रे ऑफिस में सहायता के लिए आप किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेल्प की शॉर्टकट की यहां पर पहुंच रहे हैं लिब्रे ऑफिस में, तो आंसर हो जाएगा F1 होती है। आरटीजीएस की अधिकतम लेन देन सीमा क्या है? आरटीजीएस की मैक्सिमम सीमा आपको बतानी है। मैक्सिमम सीमा क्या है आरटीजीएस लेन देन की? तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, नो लिमिट, यानी कि आरटीजीएस की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करें मिनिमम की तो मिनिमम आपकी 2 लाख की लिमिट होती है, यानी कि 2 लाख से कम आरटीजीएस से पैसे नहीं भेज सकते हैं। और मैक्सिमम कोई लिमिट यहां पर निर्धारित नहीं की गई है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और आता है कि एनईएफटी में मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिमिट होती है? तो एनईएफटी की कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, नो मिनिमम लिमिट, और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, नो मैक्सिमम लिमिट आरबीआई के अनुसार। अलग अलग बैंकों ने अपनी लिमिट को निर्धारित कर दिया है, बट आरबीआई के अनुसार एनईएफटी की ना ही मिनिमम लिमिट है और ना ही मैक्सिमम लिमिट है। बट जो आपका आरटीजीएस है इसमें मिनिमम लिमिट आपकी 2 लाख की है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा विंडो की के साथ में आपको जी प्रेस कर देना है। विंडो की के साथ में हमें जी प्रेस कर देना है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी और अभी कुछ समय के बाद में इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में ये पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा अभी कुछ समय के बाद में, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी 2022 में है, फरवरी 2022 के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पैड बैच आपके लिए कंटिन्यू होता है 7 PM पर 7 बजे। तो आपको शाम 7 बजे को यहाँ पर क्लास मिलती है। अगर अभी भी आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है तो यहाँ पर अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे क्लास हमने यहाँ पर करा दिए हैं जो कि रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सभी क्लास लाइव होते हैं जिनका समय 7 बजे रहता है। बट जो क्लास आपके छूट गए हैं, आपने नहीं देख पाए हैं, वो सारे क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप बाद में देख सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें थोड़ा
जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि वैसे तो एक क्लास रेगुलर यहाँ पर होती है, बट आप एक दिन में 2 क्लास या 3 क्लास दे करके उन्हें जल्दी से फिनिश कर सकते हैं जो भी हमने क्लास आपको कराई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेली 7 बजे जो क्लास होती है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं आगे के लिए, जो भी अभी समय बचा है, क्योंकि आज 8 जनवरी है और आपका एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी आप ओवरऑल मान लो कि 1 मंथ अभी भी आपके पास है, और 1 मंथ यहाँ पर आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे, और इससे पहले जो क्लास हमने करा दी है वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको 3 वेस्ट ई बुक भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 ई बुक हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि सभी आपकी अपडेटेड होने वाली हैं। ठीक है, अदर जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होंगे, जैसे बहुत सारे फार्मूले के क्लास होते हैं, बहुत सारे करेंसी के नोट एंड साइज हैं, ये सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा वाली अलग होती हैं ना, वो सारे के सारे वीडियो धीरे धीरे करके इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप सभी को विद प्रैक्टिकल भी चीज़ें समझाने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी हम लोग कराएंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, यानी कि कंप्यूटर चलाना भी इस बैच में आप लोग सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस बैच में। तो अगर अभी भी आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निसंकोच आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या अगर हम अभी क्लास में एडमिशन लेते हैं फरवरी बैच में तो जो क्लास आपने करा दी है वो हमें मिल पाएंगे या नहीं? तो वो सारे क्लास आपको मिल पाएंगे, और ये क्लास जो होंगे आपके ना 3 माह तक आपके पास रहेंगे। इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, बैच की जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 मंथ की है। यानी कि अगर यहाँ पे जो बैच हमारा है वो क्लोज हो जाएगा फरवरी में, जैसे एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा 2 या 3 फरवरी तक ये बैच हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आप इस बैच को 3 माह तक पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे क्लास आपके 3 माह तक आपके पास बने रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।